बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर नंबर 56, थर्सडे अप्रैल 28। हमने चंद दिनों पहले बात शुरू की थी। हमने फ्रेमवर्क्स के हवाले से हमने सबसे पहले इस बात को समझा था कि एज अ लीडर हमारे अंदर एक लीडरशिप के साथ, जब हम लीडरशिप की बात करते हैं तो कुछ ऐसे टूल्स और कुछ माइंडसेट का एक लीडर के पास होना ज़रूरी है। और एज अ पेरेंट और एज अ टीचर हमें इस बात को रियलाइज करना चाहिए कि हम एक लीडरशिप का रोल प्ले कर रहे हैं। टीचर होना या पेरेंट होना सिर्फ एक यूं ना समझे कि बस एक रोल है, या आपका बस काम यह है कि बच्चे पैदा हो गए, बाद में आप पूछ लिया, बस यही काम हो गया। या टीचर की हैसियत से आपने क्लास में आके लेक्चर दे के चले गए तो बस ये काफ़ी है। ऐसा हरगिज नहीं है। अगर आप एक टीचर हैं तो आप ऑटोमेटिकली एक लीडर हैं। अगर आप पेरेंट हैं, वालिदैन हैं, तो ऑटोमेटिकली आप एक लीडर हैं। और अब आपका माइंडसेट वही होना चाहिए जो एक लीडर का होता है। एक लीडर के पास कुछ टूल्स होते हैं। मसलन एक टूल जो हमने यहाँ पे पढ़ा, देखा, जिसका नाम है स्वॉट एनालिसिस, कि हमारी नज़र हो फवाइद के ऊपर, नुकसानात के ऊपर, और साथ ही साथ मुमकिन फवाइद और मुमकिन नुकसानात के ऊपर। देखो, इस क्लास को पढ़ते वक्त तुम लोग का माइंडसेट अगर ये है कि पेपर में क्या आएगा या सर का असाइनमेंट नहीं किया तो मार्क्स कट जाएंगे, तो यूं समझो कि तुमने इस क्लास से कुछ भी हासिल नहीं किया। जब तुमने एक दफा ये बात मान ली, तस्लीम कर ली कि एज ए टीचर हम एक लीडर हैं, एज ए पेरेंट हम एक लीडर हैं, तो कभी कोशिश की, सोचा कि इस स्वॉट एनालिसिस को हम अपने तौर पे भी अप्लाई करके देखें, गौर करें। क्या सोचा कि इस स्वॉट एनालिसिस को अपनी शख्सियत के ऊपर करके देखें? मेरी शख्सियत के अंदर हलीमा, मेरी शख्सियत के अंदर क्या खूबियां हैं, क्या खामियां हैं, मेरी क्या स्ट्रेंथ्स हैं, क्या वीकनेसेस हैं, और क्या मेरी अपॉर्चुनिटीज हैं, और क्या मेरी शख्सियत के अंदर मौजूद थ्रेट्स हैं। मसलन मैं अगर अपनी शख्सियत की बात करूं, मेरे अंदर एक बहुत बड़ी वीकनेस है जो मुझे नजर आती है, मैं क्लास को वक्त पे ख़त्म नहीं कर पाता। मैं लेक्चर बना के लाता हूँ, सोचता हूँ कि ये लेक्चर जो है दो क्लासेस के अंदर कवर हो जाएगा, और पता चलता है कि वो दो क्या छः के अंदर भी, लेक्चर्स के बाद भी बहुत मुश्किल से कवर हो रहा होता है। ये मेरी वीकनेस है। मैं अगर अपनी अपॉर्चुनिटीज़ की बात करूँ तो मैं ये समझता हूँ कि मेरे टेक्नोलॉजी का जितना मेरा एक नॉलेज है, जितना मेरा एक्सपीरियंस है, वो बहुत कम लोगों का होता है। और मैं इस टेक्नोलॉजी की जो नॉलेज है, जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो मेरी एक्सपर्टीज़ है, उसकी मदद से शायद मैं कोई बेहतर काम कर सकता हूँ। अभी किया है नहीं किया वो एक अलग बात है, एक मुमकिन बात कर रहा हूँ कि मैं शायद इसकी मदद से कोई बेहतर सिस्टम बनाने में कामयाब हो जाऊँ। अगर मैं अपनी शख्सियत की मुमकिन खामियों की बात करूँ, अभी तो नहीं है, लेकिन एक चीज़ मैंने फील की है कि बाज़ दफ़ा जब काम वगैरह बहुत ज़्यादा होता है तो मैं थक के चंद दिनों की बहुत लंबी ब्रेक ले लेता हूँ। बिल्कुल ही कंप्यूटर वगैरह को यूज़ करना, मोबाइल को यूज़ करना छोड़ देता हूँ। बिल्कुल ही यूँ कह लें कि रेडियो साइलेंस हो जाता है, किसी का मैसेज भी आ रहा था मैं रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा होता। जो कि अब ये हर दफ़ा नहीं होता, लेकिन ये मुमकिन इशू है कि बाज़ दफ़ा काम का प्रेशर इतना ज़्यादा होता है कि बिल्कुल ही मैं हाथ छोड़ के बैठ जाता हूँ। तो जैसे, अच्छा, इसके अलावा बहुत सारी बातें की जा सकती हैं। अगर मैं अपनी शख्सियत की स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, स्ट्रेंथ की बात करूं, तो एक एक पॉइंट ऐसे थे जो मैंने आप लोग के सामने प्रेजेंट किए, जिससे मैं समझता हूं कि आप लोग भी, आप लोगों ने खुद भी ऑब्जर्व किए होंगे कि यार सर की वीकनेस है, सर के पास ये सलाहियत है, सर इसका फायदा उठा सकते हैं। अब इसी तरीके से ये काम आपका भी है कि अपनी शख्सियत का भी स्वॉट एनालिसिस करके देखें। इसके अंदर वेट ना करें, इंतज़ार ना करें कि सर की तरफ से असाइनमेंट आएगा, पेपर में ये सवाल आएगा नहीं आएगा। अपने तौर पे अपने आप को पहचान के देखें, अपनी शख्सियत के बारे में आप कितना बेहतर जानें। घर के अंदर अगर आपके पास ऐसे वालिदैन हैं, ऐसी बहन है, ऐसी भाई हैं जो आपको वक्त देने को तैयार है, राइट। अब हर घर का अपना माहौल है, बास घरों में ऐसा है कि हर कोई अपनी अपनी जिंदगी में मसरूफ है। अगर आपके घर में एक अच्छा माहौल है, बेहतर माहौल है, आपने जो उनसे भी कहा कि यार ये मैंने अपना एनालिसिस किया, आप बताएं आपका क्या ख्याल है। आप, क्या मैंने अपने बारे में जो स्ट्रेंथ लिखी है क्या सही लिखी है? क्या पता फैमिली कहे कि तुम्हारे अंदर ये बहुत बड़ी वीकनेस है कि तुम्हें गुस्सा बहुत आता है, या तुम्हारे अंदर ये वीकनेस है कि तुम मोबाइल को एक दफा हाथ में ले लेते हो तो छोड़ ही नहीं पाते, और तुम्हारे दो दो तीन तीन घंटे गुजर जाते तो पता नहीं चलता। अब आपको खुद नहीं पता चल रहा, लेकिन आपकी फैमिली आपको बता रही है।
अगर हमें आगे बढ़ना है तो उस आगे बढ़ने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हम अपने आप को पहचानें, अपनी शख्सियत का हमें इरफान हासिल हो जाए। जो आरिफ का वर्ड सुना आप लोग ने? तो ये जो आरिफ कहते हैं जी फला साहब बहुत बड़े आरिफ हैं, तो बात ये होती है कि उन्होंने पहचान लिया। और खुदा को पहचानने का सफर का आगाज अपनी जात से होता है। पहले अपने आप को तो पहचाने। इसी तरीके से एक लीडर का ये भी काम है कि वो सिर्फ चंद रूल्स तक अपने आप को महदूद ना रखे, बल्कि वो बात को लेकर जाए फ्रेमवर्क की तरफ, वो जामे हल की तरफ लेकर जाए। अगर आपको एज ए टीचर कहा जाए तो आपने आके कहा कि जी मैंने क्लास में लेक्चर दे दिया, क्लास को कर लिया, ये काफी है? नहीं, ऐसा नहीं है। आपको अंदाजा हो रहा है कि नहीं यार, एक अच्छा टीचर वो है जो क्लासरूम को मैनेज भी कर ले, और एक अच्छा टीचर वो है जो बच्चों की अच्छी तरह से काउंसलिंग भी कर ले। काउंसलिंग भी कर ली, पढ़ा भी लिया, तो फिर एक और काम जरूरी है, असेसमेंट बहुत अच्छी तरह से कर ले, उसको करियर के लिहाज से गाइड कर सके। अब हमारा माइंडसेट क्या होता है कि हम सिर्फ चंद बातों तक अपने आप को महदूद कर लेते हैं। स्पेशली जो सरकारी मुलाजमीन होते हैं उनका ये बहुत गंदा मिजाज होता है कि जितना काम बताया, जितना किया, उतना ही हमने करना, उससे आगे नहीं करना। कल ही हमारे कॉलेज के अंदर एक काम हो रहा था, नॉन टीचिंग स्टाफ से काम कराया, अच्छा काम किया उस बंदे ने, लेकिन दूसरा उसको फिर बहका रहा है मेरे सामने ही कि यार जो जितना भी कर लोगे तनख्वाह तुम्हें उतनी ही मिलेगी। ये वाला हमारा माइंडसेट बन जाता है। अब मसला ये होता है कि जब एक दफा माइंडसेट बन जाए ना, तो उसका असरात जिंदगी के हर हिस्से के ऊपर पड़ने लगता है। ऐसा नहीं है कि मैं अपनी जॉब के अंदर जो है इस तरह से जो जान छुड़ा रहा हूँ, आपकी ये जो जान छुड़ाने वाली आदत है वो आपको घर के अंदर भी नजर आएगी। अगर हमारा एक फ्रेमवर्क वाला माइंडसेट होगा, हम बात को जामे अंदाज से सोचेंगे, हर हर पहलू से सोचेंगे, अगर ऐसा हो तो क्या, अगर वैसा हो तो क्या। अब चूंकि हमारा टॉपिक ये है कि हमने क्लासरूम के अंदर टेक्नोलॉजी का कैसा इस्तेमाल करना है, तो हमारे पास इसके भी फ्रेमवर्क्स मौजूद हैं। हम ये ना समझें कि अगर हमने ये कह दिया कि क्लासरूम में बच्चों को मैंने पीडीएफ दे दी, बच्चों का व्हाट्सएप ग्रुप बनवा दिया, बच्चों को मैंने एक वीडियो देखने दे दी, तो हम कहेंगे जी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो गया। ये वाला माइंडसेट हमारा हरगिज ना हो। अगर आप गौर करें तो इस कोर्स का जो हासिल है ना, जो इस कोर्स का जैसे कह लें कि जो कोर है, जो मगज है, वो ये फ्रेमवर्क्स है। इन फ्रेमवर्क्स को पढ़ के आपको अंदाजा हो रहा है कि यार बात इतनी सादा नहीं है। और एज ए टीचर अगर आप भी ये समझते हैं कि बस मैंने पीडीएफ दे दी, मैंने असाइनमेंट एमएस वर्ड पे बना के दे दिया, मैंने बच्चों को वीडियो देखने दे दी, तो लिहाजा मैं बहुत अच्छा टीचर हूँ, तो ऐसा हरगिज नहीं है। आपका काम है कि आप कॉम्प्रिहेंसिव सोच के साथ क्लासरूम के अंदर टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट करने की कोशिश करें। इसके अंदर जो सबसे पहला फ्रेमवर्क हमने पढ़ा वो था टीपैक। टीपैक के अंदर उन्होंने 3 एरियाज को आइडेंटिफाई किया और एरियाज के आपस में रिलेशनशिप पे बात की। पेडागोजी, टेक्नोलॉजी और कंटेंट के आपस के जो रिलेशन है उस पर बात की। उन्होंने कहा कि टेक्नोलॉजी के इंटीग्रेशन के लिए आपके पास पेडागोजी, कंटेंट एंड टेक्नोलॉजी तीनों की नॉलेज का होना बहुत जरूरी है। लेकिन फिर हमने रियलाइज किया कि एज ए टीचर बात सिर्फ यहाँ तक महदूद नहीं है। बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जिनका ताल्लुक पेडागोजी से नहीं होता या कंटेंट से नहीं होता। जैसे आप यूं मिसाल ले लें कि क्लासरूम की अटेंडेंस, उसमें भी तो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो सकता है। तो ये वाला फ्रेमवर्क यहाँ पे फेल हो रहा है। अब उसके बाद हमने दूसरा फ्रेमवर्क पढ़ा जिसका नाम है सैमर फ्रेमवर्क। सैमर फ्रेमवर्क ने हमें बताया कि यार आप इस चीज को यूं समझ लो जैसे आपके पास लेवल्स हो, सब्स्टिट्यूशन का, ऑगमेंटेशन का, मॉडिफिकेशन का और रीडेफिनेशन का। सबसे पहला स्टेज है सब्स्टिट्यूशन, तो कोई उसका कोई मुतबादिल लेकर आ जाना। उसके बाद है ऑगमेंटेशन, उसके बाद है मॉडिफिकेशन और आखिर में रीडेफिनेशन। इसको समझने में हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम इस वजह से होती है कि हमारी जबान के अंदर इन तमाम चीजों के लिए एक ही वर्ड इस्तेमाल होता है, तब्दीली। कहीं पे सब्स्टिट्यूट आ गया तो भी तब्दीली, कहीं पे ऑगमेंटेशन आ गया तो भी तब्दीली, और रीडेफिनेशन जिसको हम कह सकते हैं इनकलाबी तब्दीली। तो हमारे माशरे के अंदर इनकलाब का लफ्ज बहुत ही सस्ता हो चुका है। हर छोटी सी छोटी बात के ऊपर हमारे यहाँ इनकलाब का वर्ड यूज किया जाता है। अलबत्ता हमने गुज़िश्ता रोज कुछ एग्जाम्पल्स की मदद से, कुछ एनालॉजीज की मदद से हमने इस बात को समझने की कोशिश की थी कि चारों अलग अलग चीजें हैं। अब आज जो हम फ्रेमवर्क का आगाज कर रहे हैं वो है यूनेस्को का फ्रेमवर्क। फ्रेमवर्क को स्टार्ट करने से पहले आप सब लोग आके अपनी चेयर्स पे बैठ जाए। आप लोग आयशा इमरान बोर्ड साफ करो।
अच्छा, आप लोग ने एक बात को गौर किया, टीपैक के अंदर जब वो हमसे टीपैक की बात की जा रही है, तो उसने इस कंटेंट को प्रेजेंट करने के लिए उसने सर्कल्स को यूज किया। ओके, आपको यहाँ पे सर्कल्स नजर आ रहे हैं। उसने कहा कि यार ये तीन आपके पास एरियाज हैं, और उन्होंने उसको सर्कल्स को बनाया और वेन डायग्राम की मदद से उसने उसको प्रेजेंट किया। आप में से अक्सर लोग वेन डायग्राम से वाकिफ हैं, और अगर वेन डायग्राम से ना भी वाकिफ हो, कम अज कम सर्कल से तो वाकिफ हुई हैं, राइट। उसके मुकाबले में गौर करो कि सैमर वाले ने जिस चीज को देखा, उसने इस प्रॉब्लम को अप्रोच किया तो उसको सीढ़ियां नजर आई, उसको लेवल्स नजर आए। मुझे बताओ कि सर्कल्स, ये सीढ़ियां क्या आपके लिए कोई नई चीज है? क्या ये ऐसी चीज है जिससे पहले आप लोग ने नहीं देखी हो? बात क्या थी कि बनाने वालों ने अपने क्रिटिकल थिंकिंग के स्किल्स को यूज करते हुए, अपनी एग्जिस्टिंग नॉलेज को यूज करते हुए एक नई चीज को लेकर आए। याद है क्रिटिकल थिंकिंग में, क्रिएटिविटी में हमने यही बात की थी कि क्रिटिकल थिंकिंग हो, क्रिएटिविटी हो, दोनों में अपनी एग्जिस्टिंग नॉलेज को यूज करते हुए हम कुछ नया लेकर सामने आने की कोशिश करते हैं। अब इसका मतलब ये हुआ कि यार देखो, प्रॉब्लम एक ही है, एक ही प्रॉब्लम था कि क्लासरूम में टेक्नोलॉजी को कैसे यूज करना है। किसी को उसके अंदर तीन एरियाज नजर आ रहे हैं, और किसी ने उस तीन एरियाज को आइडेंटिफाई किया सर्कल्स के जरिए से। किसी को यहाँ पे सीढ़ियां नजर आई, पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप। अब यही वाला काम आप लोग भी कर सकते हैं। क्या पता आप लोग जब इस प्रॉब्लम को अप्रोच करें, क्योंकि देखिए आप लोग को भी, आप लोग का जो वक्त है, आप लोग जिस मौके पे, जिस जिंदगी के हिस्से में या जिस जमाने में टीचिंग के फील्ड में शामिल हो रहे हैं, आप उस फील्ड, उस दौर में हो रहे हैं कि अब कोई भी टीचर टेक्नोलॉजी के बगैर गुजारा नहीं कर सकता। अब बात एक कदम आगे जा चुकी है, अब हम बात कर रहे हैं एआई की। और ये वो चीज है जो अभी आप लोग को बैच को तो पढ़ने का मौका ही नहीं मिला कि एआई का एजुकेशन में क्या रोल है। तो ये वो चीज होगी जो शायद आप लोग को अपने तौर पर ही उसको सेल्फ लर्निंग करनी पड़े। अब आप लोग भी जाके इस प्रॉब्लम को अप्रोच करें, क्या पता आपको भी सर्कल्स नजर आए, क्या पता आपको भी सीढ़ियां नजर आए, क्या पता आपको कोई नई चीज नजर आए, आपको शायद वहां पे ट्री नजर आए, ट्री स्ट्रक्चर नजर आ रहा हो, कुछ भी हो सकता है। बात यह है कि आप लोग अगर ये वाला माइंडसेट करेंगे कि ये कोई ऐसी चीज है जिसको हमने रट्टा लगाना है, तो फिर समझेंगे कोर्स हमारा जाया हो गया। हमें अभी भी एक नए फ्रेमवर्क की जरूरत है, एक ऐसा फ्रेमवर्क जो एआई को इंटीग्रेट करता हो, और कोई बैद नहीं है कि उस फ्रेमवर्क को लाने वाले आप ही लोग हैं। ये जो जिन लोगों ने फ्रेमवर्क बनाया है वो मेरी तरह, आपकी तरह एजुकेटर्स ही थे, टीचर्स ही थे। फर्क सिर्फ इतना था कि उन्होंने अपनी इस क्लास के अंदर जाके सिर्फ अपने आप को महदूद नहीं रखा कि हमने ये सीखा है, हम ये पढ़ाएंगे, यू करेंगे, क्लास लेकर आ गए, ऐसा नहीं। उन्होंने अपने तौर पर प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश की। आप भी कोशिश करें, क्या पता आपको कोई नया तरीका आपके सामने आ जाए। अब यूनेस्को वाले जो है, यूनेस्को कौन सा इदारा है? यूनेस्को का नाम सुना है? यूनाइटेड नेशंस जो है, अक़वाम मुत्तहिदा, अक़वाम मुत्तहिदा का नाम सुना है? दूसरी जंग अजीम के बाद जब अक़वाम मुत्तहिदा बनी, तो उन्होंने कुछ उसके ज़ेली इदारे बने। उन्होंने कहा कि यूनाइटेड नेशंस पूरी दुनिया के अक़वाम जो है मिलकर साइंस और टेक्नोलॉजी के ऊपर भी काम करें। उनमें से फॉर एग्जांपल आपके पास एक इदारा है यूनिसेफ के नाम से, एक इदारा है यूनेस्को के नाम से। यूनेस्को का जो इदारा है ये बुनियादी तौर पे साइंस और टेक्नोलॉजी के ऊपर और हिस्ट्री के ऊपर काम कर रहा होता है। मसलन पाकिस्तान के अंदर जो मोहनजोदाड़ो है, ओके, उसकी मेंटेनेंस के अंदर भी यूनेस्को का बड़ा रोल है। इससे पहले किसी जमाने में यूनेस्को वालों ने मुहिम चलाई थी कि पानी हमेशा उबाल के पिए, राइट। तो उसके पीछे भी पाकिस्तान के अंदर, अफ्रीकन कंट्रीज वगैरह के अंदर जो लिटरेचर लोगों को एजुकेट करने के लिए बनाया गया, उसके पीछे भी यूनेस्को थी। इसी तरीके से जब ज़लज़ला होते हैं, अर्थक्वेक आ जाता है, फ्लड आ जाता है, तो उनकी हेल्प के लिए भी यूनेस्को जैसा इदारा आगे आ रहा होता है। तो ये तमाम जो यूएन के, अक़वाम मुत्तहिदा की मेंबर कंट्रीज है, उनके दरमियान उस बात को इंश्योर कर रहा होता है, कोशिश कर रहा होता है कि सबको साइंस के, टेक्नोलॉजी के और जो कहने की कल्चर के एतबार से यकसा मौके मैसर रहे, और हर जगह पे कल्चर और हिस्ट्री जो है वो महफूज रहे। पाकिस्तान के अंदर अगर वो काम कर रहे हैं आपके मौजूदारों के ऊपर, तो इराक के अंदर इराक के म्यूजियम्स वगैरह पे काम करने के, उनकी जो हिस्ट्री है वो भी महफूज रहे। अब ऐसा जो इदारा था, इन्होंने भी इसी चीज की नीड को फील किया
कि भाई वक्त के साथ साथ टेक्नोलॉजी जो है वो हमारी जिंदगी में दाखिल होती जा रही है। अब टीचर्स के लिए जरूरी है कि उनके पास भी कोई ऐसा फ्रेमवर्क हो जो कि उनको गाइड कर सके कि आपने किस तरीके से टेक्नोलॉजी को अपनी क्लासरूम में यूज करना है। इस फ्रेमवर्क का नाम है यूनेस्को आईसीटी कॉम्पिटेंसी फ्रेमवर्क फॉर टीचर्स। इससे पहले भी हमने आईसीटी कॉम्पिटेंसी फ्रेमवर्क पढ़ चुके हैं। हमने इस बात को आइडेंटिफाई किया था कि एक टीचर के पास आईसीटी की कौन कौन सी कॉम्पिटेंसीज होनी चाहिए। यहाँ पे बात हो रही है यूनेस्को की फ्रेमवर्क की। यूनेस्को ने अक़वाम मुत्तहिदा के इस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने कुछ एक फ्रेमवर्क बनाया कि यार आप भले पाकिस्तान हो, आप भले इंडिया हो, अफगानिस्तान हो या कोई अफ्रीकन कंट्री हो, तमाम सूरतों में अगर आप अपनी कॉलेज में, अपने इदारों में, अपनी क्लासरूम के अंदर टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट करना चाहें तो हम आपको एक फ्रेमवर्क प्रपोज कर रहे हैं। एक फ्रेमवर्क आपने टीपैक का पढ़ लिया, एक फ्रेमवर्क आपने सैमर का पढ़ लिया और एक फ्रेमवर्क आपको यूनेस्को वालों ने बना के दिया। यूनेस्को का जो फ्रेमवर्क है ये 2008 में आया था और उसके बाद उन्होंने उसके अंदर रिविजन्स किए हैं। ओके, 2011 के अंदर और 2018 के अंदर। देखो टीपैक के अंदर उन्होंने क्या किया था, सर्कल्स बनाए थे, वेन डायग्राम बनाई थी, और सैमर में क्या बनाया था उन्होंने, मुंतहा स्टेयर्स, स्टेप्स को आइडेंटिफाई किया। यूनेस्को फ्रेमवर्क ने इसके लिए दो डायमेंशंस को आइडेंटिफाई किया। ओके, आयशा वैस बोर्ड पे हो। उन्होंने एक चीज तो ये आइडेंटिफाई की कि यार देखो, एक तरफ तो उन चीजों की लिस्ट बना दो, वो सारे काम जो एक टीचर को करने होते हैं, वो सारे काम जो एक टीचर को करने होते हैं, ठीक है। मसलन जैसे अभी हमने बात की कि टीपैक के अंदर उसने कंटेंट की बात की है, पेडागोजी की बात की है, लेकिन वो क्लासरूम मैनेजमेंट को भूल गया, राइट। अच्छा, सैमर के अंदर उसने बात की है लेवल्स की, लेकिन वो पेडागोजी को भूल गया, कंटेंट को भूल गया। हर एक के अंदर कुछ ना कुछ वीकनेसेस नजर आ रही है। यूनेस्को वालों ने कहा चलो यार हम कोई तरीका बना के देखते हैं, और जो उन्होंने तरीका बनाया उसके लिए उन्होंने सबसे पहले तो उन चीजों को लिस्ट डाउन किया कि वो चीजें जो एक टीचर को करनी पड़ती हैं, टीचर के जो रोल है, एक वैसे टीचर जो जो काम होते हैं उन तमाम कामों को आइडेंटिफाई करो, ठीक है। तो सबसे पहले उन्होंने उन एरियाज को आइडेंटिफाई किया और उन एरियाज को आइडेंटिफाई करके उन्होंने उसको इस वर्टिकल लिस्ट के अंदर लिखा कि ये वो एरियाज हैं, ये वो काम है जो टीचर को करने पड़ते हैं। उसके बाद उन्होंने कहा कि ये जो हमारा एक्स एक्सिस है, इसके अंदर लिखो कि टेक्नोलॉजी का यूज करने का लेवल क्या है। मसलन सबसे पहले क्या आ जाएगा, आपका बिगनर लेवल, उसके बाद क्या आएगा, इंटरमीडिएट लेवल, और आखिर में क्या आ जाएगा, एडवांस लेवल। स्लाइड की तरफ एक दफा फिर देखो। उन्होंने कहा कि ये जो वर्टिकल लिस्ट है इसके अंदर हम लेकर आएंगे वो तमाम एरियाज, वो तमाम काम जो टीचर को करने की जरूरत पड़ती है, चाहे वो कंटेंट हो, चाहे वो पेडागोजी हो, चाहे वो क्लासरूम मैनेजमेंट हो, चाहे वो असेसमेंट हो, किसी भी चीज को छोड़ना नहीं है, पूरा का पूरा कॉम्प्रिहेंसिव बनाओ। अब उसके बाद उस चीज के लेवल्स लेकर आ जाओ, बिगनर, इंटरमीडिएट और एडवांस। बस इतनी सिंपल सी बात है। इसमें अभी तक कोई चीज मुश्किल लगी? ये जो टेबल बना हुआ है, टेबल जिंदगी में पहली दफा देख रहे हो, टेबल से तुम लोग वाकिफ हो? कॉन्सेप्ट कितना सिंपल सा है यार। एक जगह पे तुम एरियाज लिखना कौन कौन से काम है, दूसरी जगह पे तुम उसके लेवल लिखना, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, बिगनर, इंटरमीडिएट, एडवांस। उन्होंने ऐसा बना दिया। तो ये कोई मुश्किल चीज थी बेटा? इसी तरीके से तुम लोग भी अपना फ्रेमवर्क डिजाइन कर सकते हो। अभी तक जितनी भी चीजें देखी, चाहे वो सर्कल हो, चाहे वो आपका स्टेयर्स हो, चाहे ये टेबल हो, कोई चीज नहीं थी आपके लिए। आप लोग भी अपना फ्रेमवर्क डिजाइन कर सकते हैं, प्रोवाइडेड कि आप लोग लकीर के फकीर ना बने, क्रिटिकल थिंकिंग को यूज करें, अपनी आप जो है क्रिएटिविटी को यूज करें, लाइफ लॉन्ग लर्निंग को इंश्योर करें, तो आप लोग भी अपना एक नया फ्रेमवर्क लेकर आ सकते हैं। अच्छा, अब तरह से एरियाज की बात कर ले, टीचर्स कौन कौन से काम करता है। सबसे पहले तो अब यहाँ पे रफ में लिखते हैं कौन कौन से टीचर्स काम कर रहा होता है आपके ख्याल में। ओके, लेसन प्लानिंग एक चीज, आगे बताओ। अजमीना के बराबर में क्या नाम था बेटा? समाविया, हाँ। क्या करते हैं? टीचिंग लर्नर यूज करते हैं, टीचिंग मेथड्स यूज करते हैं, ठीक है, टीचिंग मेथड्स आ गए। ओके, और बताओ। टाइम मैनेजमेंट करते हैं टीचर, कौन कह रहा है? अच्छा, मतलब क्या टाइम मैनेजमेंट यूज करते हैं?
ओके, महानूर मेरी तरफ इशारा कर रही है सर, टाइम मैनेजमेंट पे काम कर रहे हैं, लिखें आप टाइम मैनेजमेंट। और कोई? हाँ, अलिशबा, क्लासरूम के अंदर डिसिप्लिन को बरकरार रखना। ओके, हलीमा, क्या चीज? असेसमेंट भी करते हैं। हलीमा तुम पीछे जाके खड़े हो वैसे, और आपके साथ कौन है? आपका लाई थी हलीमा, तुम तो खैर पीछे जाओ, खड़े हो। ओके, और कोई? अम्मे अभी, हाँ, उस्मान, स्टूडेंट्स को जो कुछ पढ़ा रहे होते हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा, स्टूडेंट्स को जो पढ़ा रहे होते हैं। सॉरी यार, समझ नहीं आ रहा, आपको समझ में आया? ओके, क्लास को एंगेज कर रहे होते, ठीक है, क्लास को एंगेज कर रहे हैं। ओके, और कोई? कंटेंट की नॉलेज को होना, ठीक है, और कोई? हबीबा, स्टूडेंट्स के बिहेवियर को मॉनिटर कर रहे होते हैं, उसमें काम बच्चों को मॉनिटर करना है। ठीक है जी, लिख लें। अच्छा, अब कुछ एरियाज जो है यूनेस्को ने आइडेंटिफाई किया। ओके, अब आप लोग मुझे बताइएगा कि उनमें से कोई चीज रह गई है जो आप लोग के जहन में। यूनेस्को वालों ने कहा कि सबसे पहले जो चीज है, टीचर के लिए जरूरी है कि उसको अपने इदारे की, अपने मुल्क की टीचिंग पॉलिसीज का इल्म हो। गलत है, सही है? अच्छा, बात सिर्फ ये नहीं कि पॉलिसीज का इल्म हो, वो पॉलिसीज बना भी सके। क्या क्लासरूम के अंदर नॉर्म्स का होना जरूरी नहीं है? क्या क्लासरूम के अंदर कोई मैनेजमेंट का होना जरूरी नहीं है? हम क्लास में आते हम क्या बात नहीं करते कि फॉर एग्जाम्पल मैंने अपनी क्लास में बात की कि हमारी वीकली मीटिंग हुआ करेगी, जो भी इशूज आप उस पर बात करें, आप लोग को डिस्कस करना, डिस्कॉर्ड पे करें, व्हाट्सएप ग्रुप ना बनाए, राइट? तो ये तमाम चीजें भी तो पॉलिसी मेकिंग में आती हैं। टीचर का एक काम तो ये है कि वो पॉलिसीज, उसको पता हो कि मुल्क की पॉलिसीज क्या है, और इसी तरीके से वो क्लासरूम के नॉर्म्स को, क्लासरूम की पॉलिसीज को बना सके, राइट? ये उसने पहले आइडिया आइडेंटिफाई किया। क्या ख्याल है कि सही है, गलत है? क्या आपको लगता है इररेलेवेंट है? ओके, तो पहला तो आ गया आपके पास, आप लिख लें कि चलो उसको पॉलिसीज का पता हो। ओके, अब इसके लिए इन्होंने जिस वर्ड को यूज किया है वो है अंडरस्टैंडिंग आईसीटी इन एजुकेशन। आप इनकी टर्मिनोलॉजी से ना परेशान हो ना घबराएं, बात सिर्फ इतनी सी है, वो ये कह रहा है कि टीचर्स को पॉलिसीज का पता हो, वो पॉलिसीज बना सके। ओके, अच्छा, दूसरा जो काम है, टीचर जो है वो चीजों को प्लान भी कर सके और उसकी असेसमेंट कर सके। उन्होंने कहा, उसका नाम रखा करिकुलम एंड असेसमेंट। दूसरा जो एरिया है उन्होंने उसका नाम रखा करिकुलम एंड असेसमेंट। टीचर को करिकुलम का पता हो, या ये कि उसको बना सके। बिगनर लेवल होगा तो क्या होगा कि पता हो, और एडवांस लेवल क्या होगा कि बना सके, और साथ ही साथ असेसमेंट। अब आपने कहा कि उन्होंने करिकुलम एंड असेसमेंट दोनों को एक साथ क्यों लिखा है? ऐसा क्यों नहीं किया कि करिकुलम अलग होता और असेसमेंट अलग होता? यहाँ पे यूनेस्को वाले आपको ये मैसेज दे रहे हैं कि भाई, करिकुलम और असेसमेंट एक ही सिक्के के दो रुख हैं। अगर आप क्लासरूम में दाखिल हो रहे हैं तो आपके जहन में ये बात क्लियर हो कि मैंने पढ़ाना क्या है, और साथ में ये भी तो क्लियर हो कि आपने उसकी असेसमेंट कैसे करनी है। क्या आप क्लास के अंदर पढ़ा के चले जाए और बच्चों को समझ में ना आए, तो क्या ये टीचिंग मेथड कामयाब होगा? आप जो है उसी वक्त आपको बस जहन में हो कि मैं क्लास में कैसे बच्चों को जज करूंगा कि बच्चों को ये बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही। अगर मैंने आखिर में अगर जो एक समेटिव असेसमेंट करनी है, उसमें मेरा सवाल किस नौयत का होगा? हाउ वुड आई जज दैम? हम एज ए टीचर जब भी लेसन प्लानिंग करें तो साथ में हमारे जहन में एक और चीज होनी चाहिए, असेसमेंट। इस वजह से उन्होंने करिकुलम को और असेसमेंट को साथ लिखा है। अगर कल कल आपको करिकुलम बनाना है तो आपके जहन में एक और चीज भी हो, असेसमेंट कैसे करनी है। अगर आप किसी चीज का करिकुलम पढ़ रहे हैं, क्लास 3 का, क्लास 4 का, किसी ने कहा कि जी जूबिया पब्लिक स्कूल का जो किताब है वो लेकर आ जाओ, तो जहन में ये भी हो कि जूबिया पब्लिक स्कूल की जो किताबें आप लेकर आई हैं, उन किताबों की असेसमेंट कैसे करनी है। इस वक्त जितने भी स्कूल जो फ्रेंचाइज सिस्टम चल रहा है,
वो किताबों के साथ साथ आपको असेसमेंट का भी पूरा मेथड दे रहे होता है कि आपने असेसमेंट किस तरीके से करनी है। ओके, दो एरियाज हो गए, पहले एरिया पॉलिसी, दूसरे एरिया करिकुलम एंड असेसमेंट। उसके बाद उन्होंने कहा एक और चीज, टीचिंग प्रैक्टिस या पेडागोजी। पेडागोजी को कवर कर लिया, किसी को इस पर एतराज है? उन्होंने कहा टीचर का एक काम ये भी है कि उसको पढ़ाना आता हो, पेडागोजी उसके पास मौजूद है। फिर एक चीज कि टीचर को टेक्नोलॉजी पे तो यूज करना आता हो। हम बात कर रहे हैं टेक्नोलॉजी की और टीचर को टेक्नोलॉजी यूज करना ना आता हो, तो क्या ये सही होगा? तो उन्होंने एक और एरिया आइडेंटिफाई किया जिसका नाम उन्होंने रखा एप्लीकेशंस ऑफ डिजिटल स्किल्स। आसान अल्फाज में बात करो तो बात सिर्फ इतनी सी है कि टीचर को टेक्नोलॉजी का यूज इस्तेमाल आना चाहिए। अब क्या रह गया? अब अपनी लिस्ट देखो, उसमें बताओ कुछ रह गया? और मेहानी, क्लास में बात क्या चल रही है? खड़े हो जाओ मेहानी जी। अलीशा, क्या बात चल रही है क्लास में? तो अब कौन सा एरिया रह गया? ये आपकी रफ लिस्ट बनी हुई है, उसमें से तमाम चीजें कवर हो गई, कुछ चीज रह गई है? जी फबिया। ओके टीचर, वो कह रही है फबिया कि टीचर कौन सा टॉपिक कब पढ़ाएगा ये रह गया है। लेकिन मेरे ख्याल में ये पेडागोजी में नहीं आ जाता। ठीक है, करिकुलम और पेडागोजी के दरमियान मिलकर यही होता है कि आप डिसाइड करते हैं कौन सा टॉपिक कब पढ़ाना है। लिस्ट को देखो, इस लिस्ट को देखते बताओ इसमें से कोई चीज रह गई है? फातिमा, क्या रह गया? क्या चीज? बिहेवियर। अब इसी चीज को उन्होंने मेंशन किया है इसके अंदर, मैनेजिंग वर्क, मैनेजमेंट के लिहाज से कि आप किस तरीके से कामों को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, किस तरह से मैनेज कर रहे हैं। इसके अंदर आपकी क्लासरूम मैनेजमेंट भी आ गई, आप इसके अंदर आपकी रिकॉर्ड कीपिंग भी आ गई, इसके अंदर आप जो टीचिंग रिसोर्सेज इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी मैनेजमेंट आ गई, इसके अंदर जो टेक्नोलॉजिकल टूल्स इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी मैनेजमेंट इसी के अंदर आ गई। तमाम की तमाम चीजें इसके अंदर आपकी इस कैटेगरी के अंदर आ जाती हैं। ओके, कितने एरियाज हो गए हमारे पास? 5 हो गए। ओके, अब कोई चीज रह गई आपके ख्याल में? ओके, टीचर के रिफ्लेक्शन नहीं आ रहे, इसके अलावा कोई और बात? अरीवा, उम्मेहानी भट्ट, रमशा, और कोई चीज किसी के जहन में? कोलैबोरेशन। ओके, देखो याद है हमने एक चीज पढ़ी थी, लाइफ लॉन्ग लर्निंग। क्या एज ए टीचर आप लाइफ लॉन्ग लर्निंग के बगैर कंप्लीट हैं? इसको भी तो मेंशन करना चाहिए था। चाहे टी पैक हो चाहे सैमर हो, उसने इन तमाम बातों को इग्नोर किया। टी पैक वाले ने मैनेजमेंट को बिल्कुल इग्नोर कर दिया, सैमर वाले ने पेडागोजी को बिल्कुल इग्नोर कर दिया, लेकिन यूनेस्को ने एक कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क बनाया तो उन्होंने कोशिश की किसी भी बात को इग्नोर ना करें। और उन्होंने इवन लाइफ लॉन्ग लर्निंग, जिसको आप लोग भूल चुके थे, उन्होंने लाइफ लॉन्ग लर्निंग को याद रखा कि एक टीचर का काम यह है कि वो अपनी लाइफ लॉन्ग लर्निंग को इंश्योर करे। अब चाहे वो रिफ्लेक्शन राइटिंग के जरिए से हो रही हो, चाहे वो जो है किसी ऑनलाइन कोर्स के जरिए से हो रही हो। तो जो आखिरी एरिया इन्होंने आइडेंटिफाई किया है जो है आपका छठा एरिया, वो हो गया आपका ग्रोइंग प्रोफेशनली, या उनकी फ्रेमवर्क के अंदर उसके लिए जो वर्ड यूज हुआ है वो है टीचर प्रोफेशनल लर्निंग। अब मुझे बताओ कि इन तमाम में से कोई चीज रह गई है तो मुझे बताओ। 6 एरियाज हो गए, इन 6 के अलावा तुम जो भी काम टीचर का सोचोगे वो इन 6 एरियाज में आएगा। मुझे कोई एक ऐसा पॉइंट बताओ जो इन 6 एरियाज के अंदर ना आता हो। कोई सा भी ऐसा काम, तुमने एक लिस्ट बनाई थी, अब मुझे बताओ इस पूरी लिस्ट के अंदर कोई सा भी एक ऐसा चीज जो इन 6 एरियाज के अंदर ना आ रही हो। सब आ रहा है? मुंतहा, क्या ख्याल है? ओके, क्रिटिकल थिंकिंग और क्रिएटिविटी कहां पर आएगी? आप लोग बताएं कहां पर आएगी? जो 6 एरियाज है ना उसमें से मुझे बताओ निगाह किसमें आएगी?
मुंतहा कह रही हैं कि टीचर जो है, जो क्रिटिकल थिंकिंग अपने अंदर पैदा कर रहा है, टीचर अपने अंदर क्रिएटिविटी पैदा कर रहा है, तो क्या कर रहा है टीचर? ये काम अपने आप को प्रोफेशनली ग्रो कर रहा है। ओके, ऐसी एक्टिविटीज कर रहा है जिससे जरिए से उसके इल्म के अंदर, उसकी नॉलेज में इजाफा हो। तो कौन से एरियाज में आती है? इसका क्या नाम है? लाइफ लॉन्ग लर्निंग है, टीचर प्रोफेशनल लर्निंग। आ गया? और क्या चीज रह गई इसके अंदर? कोई और चीज बताओ, कोई और चीज जो तुम लोग को लग रहा हो कि यार इसमें कवर ना हुई हो। जितने भी बातें आपके जहन में आती है कि टीचर ने ये काम करने होते हैं, वो सारे के सारे काम इन 6 एरियाज के अंदर आ जाते हैं। ओके, और इनकी खूबी ये भी है कि वो लाइफ लॉन्ग लर्निंग, जिसको आप भी भूल गए थे, क्या ये भी तो काम करना है एज ए टीचर, मेरा ये भी तो काम है कि मैं लाइफ लॉन्ग लर्निंग को इंश्योर करूं, उन्होंने याद रखा और उसको उन्होंने अपने फ्रेमवर्क का हिस्सा बनाया। ओके, अब हम बात कर देते हैं उसके लेवल्स की। कौन कौन से लेवल्स हैं? देखो, सबसे पहले तो हमारा पहला लेवल जो है वो है आपका, आसान से अल्फाज के अंदर भाई सीधी सी बात है, ये है बिगनर लेवल। इस लेवल के अंदर आप नॉलेज को एक्वायर कर रहे होते हैं। ओके, पहला मरहला यही होता है ना, बुनियादी बातें सीख लें। दूसरे मरहले के अंदर आप अपनी नॉलेज के अंदर इंप्रूवमेंट लाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ऐसे ही है ना। ब्लू टैक्सोनॉमी में क्या होता है? पहले लेवल पे क्या आता है? पहला लेवल क्या है ब्लू टैक्सोनॉमी का? गाजिया, अंडरस्टैंडिंग। दूसरा, रिमेम्बरिंग और अंडरस्टैंडिंग में क्या हो रहा है? नॉलेज को एक्वायर तो कर रहे हैं। उसके बाद क्या आ जाता है? अब वहां पे आपकी नॉलेज के अंदर इंप्रूवमेंट आ रही होती है, ऐसा है या नहीं? और सबसे बड़ा लेवल कौन सा है? सबसे बड़ा लेवल है क्रिएशन का। इन्होंने भी यही काम किया। उन्होंने कहा पहले लेवल के अंदर आप नॉलेज को एक्वायर कर रहे होते हैं, अंडरस्टैंड कर रहे होते हैं, रिमेंबर कर रहे होते हैं। दूसरे मरहले के ऊपर आप नॉलेज को जो है इवेलुएट कर रहे हैं, उसको एनालाइज कर रहे हैं। और सबसे जो हाईएस्ट लेवल है वो कौन सा? नॉलेज क्रिएशन का। अब आपके अंदर इतनी सलाहियत हो गई कि आप खुद नॉलेज को क्रिएट कर पा रहे हैं। उन्होंने 6 एरियाज को आइडेंटिफाई किया और 3 लेवल्स को आइडेंटिफाई किया कि हर एरिया के अंदर आप लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 पे काम करने की कोशिश करें। मुमकिन है पॉलिसी मेकिंग के अंदर आप एडवांस लेवल पर हो, लेकिन लाइफ लॉन्ग लर्निंग में आप लेवल 1 पे हो, चलता है। मुमकिन है पेडागोजी के अंदर आप लेवल 2 पर हो, लेकिन करिकुलम असेसमेंट पे आप लेवल 1 पर हो। डिपेंड कर, अपने अपने तौर पे आपने तजिया किया और उसके अतबार से आपने कोशिश की कि मैं अपने अंदर इम्प्रूवमेंट लेकर आने की कोशिश करूं। अब हम इसके लेवल्स को समझते हैं। ठीक है, इससे पहले आप जो खड़े हैं आप लोग बैठ जाएं, हलीमा और मुबशरा के अलावा। देखो, इसके अंदर जो सबसे आसान एग्जाम्पल है ना, मैं उससे शुरू करता हूँ। और मेरे ख्याल में जो सबसे आसान एग्जाम्पल है वो मैं बात करता हूँ आपसे नॉलेज की, सॉरी डिजिटल स्किल्स की। ओके, डिजिटल स्किल्स जो था हमारा, जो हमारा चौथा लेवल था, उसमें क्या था कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल टीचर को आना चाहिए। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल टीचर को आना चाहिए। अब मुझे ये बताओ, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जो टीचर को आना चाहिए, ये बिल्कुल चार्ट भी गलत बना हुआ है, बिटाओ पूरा। चौथा जो एरिया था हमारा क्या था कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल टीचर को आना चाहिए, ऐसा था या नहीं? ओके, अब मुझे बताओ कि टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल का पहला लेवल क्या होगा? क्या चीज यूज करना, क्या यूज करना आना चाहिए? तो एग्जांपल्स दो। देखो, लेवल 1 तो यही हो गया कि एज ए टीचर आपको ईमेल करना आना चाहिए, राइट? आप जो है एमएस वर्ड यूज कर सकें, आप पावर पॉइंट यूज कर सकें, ये आपका पहला लेवल हो गया। बात आती है समझ में? ठीक है, लेवल 1 है। लेवल 2 में आपके ख्याल में क्या आ जाएगा? अब मैं बताऊं, लेवल 2 के अंदर आपको थोड़े एडवांस टूल्स यूज करने आना चाहिए, आपको कैनवा आना चाहिए। ओके, कैनवा के अंदर आप वीडियो भी बना सकें। वीडियो एडिटिंग एक बेसिक स्किल है, थोड़ा एडवांस स्किल है? एडवांस, बेसिक कौन कह रहा है? टिकटॉक वाली वीडियोस की बात नहीं हो रही मानो। वीडियो एडिटिंग एक एडवांस स्किल है। आप एक अच्छी सी प्रेजेंटेशन बना रहे, एनिमेशन के साथ बना रहे, एडवांस स्किल है, नॉर्मल स्किल है? बेसिक स्किल क्या आता है कि टीचर को ईमेल करनी आती हो, कंप्यूटर ऑन करना आता हो, ओके, एमएस वर्ड यूज करना आता हो,
पावर पॉइंट के अंदर छोटा मोटा काम करना उसको आता हो। एडवांस स्किल क्या हो गए, आप लोग खुद मुझे बताना। कैनवा को आप लोग यूज करो, कैनवा के सारे फीचर्स आ गए। कैनवा के अंदर वीडियो एडिटिंग भी मौजूद है, उसमें एनिमेशन भी मौजूद है, उसके अंदर आप बहुत अच्छी अट्रैक्टिव कंटेंट बना सकते हैं। क्या आप उस लेवल में पहुंच गए? तो बिगनर लेवल तो नहीं हुआ, ठीक है, हम कह सकते हैं कि हाँ जी ये लेवल 2 की चीज है। आप लोगों ने गूगल शीट थोड़ा बहुत पढ़ा, और गूगल शीट हमारे यहाँ इस्तेमाल होती है कि वो लिस्ट आपके पास आ जाती है, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सर सब जगह की गूगल के स्किल्स हैं, एक्सेल शीट के स्किल्स हैं, फॉर्मूला वगैरह लगा के वो टाइम टेबल वगैरह पूरा मेंटेन कर रहे होते हैं, कॉम्प्लेक्स चीजें कर रहे होते हैं फॉर एग्जाम्पल। तो आप बताएं कि एडवांस है या बिल्कुल बिगनर लेवल की चीज है? आप लोग के अटेंडेंस का रिकॉर्ड किस पे आ रहा है? तो गूगल शीट को इस्तेमाल करने आना कि आप उसकी मदद से जो है आपके अटेंडेंस का उसी वक्त परसेंटेज वगैरह कैलकुलेट हो रही है, ये आपके ख्याल में बिगनर लेवल की चीज है या एडवांस लेवल की चीज है? ये तो हो गया लेवल 2। अब बात कर लो लेवल 3 की। लेवल 3 के अंदर अब मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपने अपने गूगल शीट्स के स्किल को यूज करते हुए, क्विज वगैरह को यूज करते हुए, कोडिंग को यूज करते हुए आपने स्कोर बोर्ड बना दिया। ये लेवल 1 में आएगा, लेवल 2 में आएगा, लेवल 3 में आएगा? किस पे आएगा आप लोग ख्याल में? शबीना, लेवल 3 में आ रहा है, एडवांस हो गया, ठीक है। इसी तरीके से आपने जो है अपनी अपनी वेबसाइट बना दी। क्या वेबसाइट बनाना आसान है? आपने एक इंटरैक्टिव वेबसाइट बना दी। ओके, वेबसाइट के अंदर आपने बच्चों की ट्रैकिंग भी हो रही है, उनकी प्रोग्रेस भी ट्रैक हो रही है, क्विज वगैरह भी चल रहा है, सब कुछ चल रहा है। ये आपके ख्याल में लेवल 1 है, लेवल 2 है, लेवल 3 है? देखो आसान सी बात थी या नहीं? टीचर को टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल आना चाहिए, ये तो कोई बेसिक बात, लेकिन कितना? लेवल 1 में क्या यार ईमेल वगैरह उसको इस्तेमाल करना आती है, एमएस वर्ड का पता हो, इतना तो पता हो। लेवल 2 में गए, चलो यार ट्रबल शूट करना आता हो, एक्सेल वगैरह पे काम कर ले, गूगल शीट पे काम कर ले, बच्चों के अटेंडेंस वगैरह के परसेंटेज कैलकुलेट कर ले। हमारे यहाँ ऐसे लोग हैं जो अटेंडेंस करते ही नहीं थे, इसलिए नहीं करते थे कौन बैठ के जो है ना वो बिल्कुल परसेंटेज निकालता है, राइट। अब जिन टीचर्स को एक्सेल वगैरह आता था, सर राशिद हो गए, सर सफदर हो गए, वो बाकायदा उसकी मदद से परसेंटेज वगैरह मेंटेन रख रहे थे, राइट। तो ये इंटरमीडिएट लेवल की तो बात हो गई, इसको कोई भी बिगनर लेवल पे तो नहीं मानेगा। और एडवांस लेवल पे जाके आपने जो है बिल्कुल जिद्दत के साथ अपनी नीड को सोचते हुए, अपनी जरूरत को सोचते हुए आप एक नया सोल्यूशन लेकर आए। आपको महसूस हुआ कि बच्चों का स्कोर बोर्ड भी होना चाहिए, आपने स्कोर बोर्ड बना दिया। आपने महसूस किया कि बच्चों के लिए इंटरैक्टिव वेबसाइट होनी चाहिए, आपने वेबसाइट बना दी, राइट। लेकिन आपके अंदर क्रिएशन के स्किल्स थे तभी तो बना सके। आपकी टेक्नोलॉजी की नॉलेज इस हद तक बढ़ गई कि अपनी मर्जी की चीज क्रिएट कर रहा है, बस ये चीज है। अब मुझे बताओ इसमें कोई मुश्किल था? टेक्नोलॉजी के स्किल्स जो तुमने आइडेंटिफाई कर, तुमने किए मैंने किए? आप ही लोग कर रहे हैं कि लेवल 1 के अंदर आपके पास ये बेसिक आ रहा है, ईमेल हो, लेवल 2 के अंदर आपको कॉम्प्लेक्स टूल्स के बारे में पता हो, एक्सेल का पता हो, गूगल शीट का पता हो, डेटाबेसेस का पता हो, थोड़ा बहुत पाइथन को जानते हो, कैनवा को जानते हो, वीडियो एडिटिंग को जानते हो। और लेवल 3 में जाके आप एडवांस लेवल की बात कर रहे हैं कि जहां पे अपनी मर्जी का कंटेंट आप बना सकें, आप एआई की मदद से अपने मतलब की वीडियो बना सकें। ओके, आसान था या मुश्किल था ये बताओ? अच्छा, अब इसी तरीके से हम बात करते हैं, आमना को नोटबुक बंद करो। इसी तरीके से अब हम बात करते हैं, अब हमारे पास जो एक दूसरा लेवल है, मैं चले बिल्कुल फुल टेबल आप लोग को दिखाता हूँ। यहाँ पे हमने इस रो को तो कवर कर लिया, एप्लीकेशन ऑफ डिजिटल स्किल्स, ठीक है। यहाँ पे तीनों के तीनों चीजें आ गई उसके अंदर। देखो टर्मिनोलॉजी थोड़ी सी डिफिकल्ट है, एप्लीकेशन, इन्फ्यूजन, ट्रांसफॉर्मेशन, और तुम सोचते रहोगे सर इसमें क्या फर्क है। पेपर के अंदर तुम्हें मैं, मेरे जो पेपर में सवाल आएगा उसमें ये आएगा, इस वाले एरिया की कुछ एग्जांपल्स दो। जैसे टेक्नोलॉजी है ना, टेक्नोलॉजी के लेवल 1 की एग्जांपल दो, टेक्नोलॉजी के लेवल 3 की एग्जांपल दो, इसी किस्म का सवाल आएगा। मैं तुमसे ये एक्सपेक्ट नहीं करता कि तुम्हें टर्मिनोलॉजी सारी जबानी याद हो, और ये तुम्हारा काम है भी नहीं, समझ में आना असल चीज है। तुम एरियाज को आइडेंटिफाई कर सको, यार इस एरिया का लेवल 1 ये है, इस एरिया का लेवल 2 ये है, इस एरिया का लेवल 3 ये है, तो बस बात हो गई। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं जो सबसे पहले वाला लेवल क्या था हमारा, पॉलिसी का। हम पॉलिसी की बात करते हैं। पॉलिसी के अंदर तुम मुझे बताओ कि पॉलिसी का लेवल 1 क्या हो सकता है? रबिया वसी, मरियम। टीचर जो है, मसलन आपने स्कूल को ज्वाइन किया, आपने जाके कहा कि जी क्लासरूम में मैंने क्या पढ़ाना है, क्या करना है,
आपके अंदर इतनी सलाहियत हो कि आप ढूंढ के निकाल सकें कि भाई इसके पॉलिसी पेपर्स कहाँ पे मौजूद है, आप नेशनल टीचिंग स्टैंडर्ड्स को ढूंढ के निकाल सकें और उसको पढ़ सकें, इतना तो आना चाहिए। ऐसा है ही नहीं। पॉलिसी की बात हो रही हो तो टीचर में इतनी सलाहियत तो हो कि अपने स्कूल की, अपने मुल्क की पॉलिसी को ढूंढ के निकाल के उसको पढ़ सके। ये हो गया लेवल 1। इसमें किसी को एतराज है कि लेवल 1 आएगा, लेवल 3 आएगा? दूसरे लेवल के अंदर आपने एज ए टीचर क्लासरूम में आके कहा बेटा टेक्नोलॉजी हम इस्तेमाल करेंगे, लेकिन टेक्नोलॉजी के यूज के साथ साथ इथिक्स भी एक चीज है, ध्यान में रखना। ये ना हो कि डिस्कॉर्ड पे तुम एक दूसरे को गालियां दे रहे हो। मैंने क्लास में बार बार ये बात किया, डिस्कॉर्ड यूज करें बस गालियां मत दें, बाकी जो बात करना है करें, राइट? और क्या था, मैंने क्लास में आके पॉलिसी बनाई ना, क्लास के अंदर मैंने आके पॉलिसी बनाई कि यार आपने लीव रिक्वेस्ट भेजनी होगी तो बजरिए ईमेल भेजेंगे। ईमेल के अंदर आपका सब्जेक्ट सही हो, सिग्नेचर सही हो, बॉडी सही हो, तो ही उसी सूरत में आपकी लीव रिक्वेस्ट अप्रूव होगी। क्लास के लेवल के ऊपर आपने एक अपनी पॉलिसी बना ली। ओके, ये लेवल 1 में आएगा, लेवल 2 में आएगा, या लेवल 3 में आएगा? लेवल 2 में आएगा। अब आपसे कहा गया कि भाई एआई का दौर आ गया, अब आप ऐसी पॉलिसी बनाए कि हमारा बच्चा एआई का भी एक्सपर्ट बन जाए। ओके, और डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर उस स्कूल की कंट्री, मसलन आपका स्कूल के पूरे पाकिस्तान में ब्रांचेस है, तो हम पूरी पाकिस्तान के ऊपर आपकी पॉलिसी को हम उसको नाफिज करेंगे, राइट? या आपके जो है पॉलिसी जो है उसको डिस्ट्रिक्ट लेवल पर नाफिज करेंगे। मुझे बताना कि अगर आप एक ऐसी पॉलिसी बना रहे हो जिसके अंदर बात की जा रही है कि क्लासरूम में एआई का कैसे यूज करना है, ओके, ये लेवल 1 में आएगा, लेवल 2 में, या लेवल 3 में? कोई मुश्किल नहीं है। बस इतनी सी बात है कि ये 6 एरियाज को देखा, इसके जो नाम है ना वो इतने टेढ़े मेढ़े से है ना कि आदमी उससे कंफ्यूज हो जाता है, वरना ये कोई इतने मुश्किल चीजें नहीं है। उसके बाद उसका लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 को आइडेंटिफाई कर लो, तुम्हारा काम आसान हो जाता है। करिकुलम और असेसमेंट की बात करो, या इसमें ऐसा करो सिर्फ असेसमेंट के ऊपर फोकस करो। असेसमेंट के ऊपर असेसमेंट हो रही है आपकी, मसलन लेवल 1 में क्या असेसमेंट हो सकती है टेक्नोलॉजी के साथ? जोर से बोलो, क्या चीज? असेसमेंट के मेथड के बारे में बात हो रही है। लेवल 1 का असेसमेंट मेथड तो टेक्नोलॉजी को यूज कर रहा हूँ। क्विजेस हो गए, ठीक है, जो आप लोग क्विजेस यूज कर रहे हैं, आपने आपको और भी टीचर्स आप लोग क्विजेस करवाएंगे, ऑन द स्पॉट क्विज बनाती है, क्विज के जरिए से आपकी असेसमेंट उस वक्त की जा रही है। क्लासरूम के अंदर पिछले सेमेस्टर में हमारे एक वर्कशॉप हुई थी जिसमें टीचर ने जो है कौन सा टूल था, एक टूल यूज किया था, आई थिंक मेंटी नाम था, क्या नाम था, बहरहाल वर्कशॉप के दरमियान भी वो क्विजेस वगैरह सॉल्व करवा रहे थे जिससे बच्चों का रिस्पॉन्स आ रहा था, राइट? तो आपने ये पहले लेवल की असेसमेंट होगी कि जी आप जो है बच्चों की क्विजेस वगैरह सॉल्व करवाए, लेवल 1 हो गया। टेक्नोलॉजी यूज हो रही है, असेसमेंट हो रही है, लेकिन आसान सा काम है कि आप उनके जरिए से क्विज वगैरह सॉल्व करवा रहे हैं। लेवल 2 में क्या आ सकता है असेसमेंट के अंदर? जोर से बोलो। लेवल 2 में आपने कैनवा का असाइनमेंट दे दिया, ओके, आपने कहा बच्चे से कहा बेटा तुम अपना खुद कुछ क्रिएट करके लेकर आओ, खुद अपना कुछ बना के लेकर आओ। अच्छा, अगर आप अपनी क्लास में पढ़ा रहे हैं तो आपने उनको पावर पॉइंट दे दिया, पावर पॉइंट निस्बतन आसान है कि तुम उस पर बना के लेकर आओगे, कोलैबोरेटिव वर्क करोगे, 2-3 बच्चे मिलकर एक गूगल डॉक्स के ऊपर या एक गूगल स्लाइड के ऊपर काम कर रहे होंगे। लेवल 1 से लेवल 2 पे आ गए हम लोग, थोड़ा सा एडवांस हो गया। और लेवल 3 के अंदर आपने बच्चे से कहा, आप बताएं क्या कहा होगा? आपने बच्चे से कहा बेटा अपनी वेबसाइट बना के लेकर आओ, अपना ब्लॉग बना के लेकर आओ, उस ब्लॉग के ऊपर अपना जो है वीडियो बना के लेकर आओ। अब उसका लेवल ऑफ क्रिएटिविटी बढ़ गया, काम ज्यादा हो गया, असेसमेंट ही हो रही है ना, लेकिन असेसमेंट कहां से कहां पहुंच गए, हमारा गोल चेंज हो गया, ठीक है? टीचर के पास टेक्नोलॉजी पे ग्रिप है तभी तो उस लेवल की असेसमेंट करा पाएगा। ये बात समझ में आ रही? ठीक। अच्छा, अब तक तुमने कौन कौन से एरियाज कवर कर लिया? तुमने पॉलिसी का एरिया कवर कर लिया, तुमने जो है करिकुलम असेसमेंट को कर लिया, और तुमने टेक्नोलॉजी को कर लिया। अच्छा, मैं बीच बीच से इसलिए कवर करा रहा हूँ कि जो सिंपल मुझे लग रहा है, जो आसान लग रहा है, जिससे तुम लोग रिलेट कर सको। एक और चीज है लाइफ लॉन्ग लर्निंग। लाइफ लॉन्ग लर्निंग है कोई मुश्किल काम है? बात कर चुके हैं ना कि जिंदगी भर इनका जुस्तजू, इनकी तलब जारी रहे। अब इसका लेवल 1 क्या हो सकता है? लेवल 1 में क्या करोगे? फाइजल नहीं, तो होश ही नहीं है क्लास में क्या बात हो रही है, खड़े हो जाओ। रामीन,
लाइफ तुम्हें भी होश नहीं है, खड़े हो। जी दुआ आसिफ, मेरा सवाल क्या है? थैंक यू, बहुत शुक्रिया। क्लास का ऐसा हशर चल रहा है कि इसमें बच्चा सवाल भी दोहरा दे तो मैं कहना शुक्रिया। जी भाई, आपका क्या ख्याल है? कौन कह रहा है? बेटा तुम लोगों ने स्कार्फ बांधा हुआ है, नकाब किया, मुझे क्या पता कौन बोल रहा है। जी शबीना क्या कह रही है? ओके, शबीना ने कहा कि लेवल वन ये है कि आप जो है ऑनलाइन कोर्सेज वगैरह करें। ठीक है, क्या ख्याल है, लेवल वन में आएगा, टू में आएगा, थ्री में आएगा? अच्छा, जो लोग टू टू वाले कौन है, हैंड रेस करें जरा। ठीक है, हैंड रेस। जी हुमा जरा बताइएगा फिर लेवल वन में क्या आपके ख्याल में है? हुमा ने कहा पहले गोल सेट करने पड़ेंगे, मुझे कॉन्क्रीट काम बताओ, लेवल वन में तुम्हारे ख्याल में क्या काम आता है उमामा? बस आए भाई ट्राई कर रहे हो तुम। आयशा रहमान। और कोई? बुशरा। बुशरा ने कहा, और मैं बुशरा की बात से एग्री करता हूँ, और कि लेवल वन के अंदर बुशरा शबीना सही कह रही है। लेवल वन में आपके ऑनलाइन कोर्सेज आते हैं, आपने ऑनलाइन कोर्सेज किए, आपने वर्कशॉप्स को अटेंड किया, आपने जो सेमिनार्स को अटेंड किया, ये लेवल वन में आ गए। ओके, आपने कुछ टेक्नोलॉजी की मदद से आपने अपनी लाइफ लॉन्ग लर्निंग को इंश्योर किया। लेवल टू में क्या आएगा आपके? ओके, हुमा ने कहा डिग्री लेने के लिए एडमिशन ले लिया, नहीं डिग्री नहीं आएगी, आपके ख्याल में कुछ और क्या है? जी हबीबा, दोबारा बोलना, जो कोर्स। ओके, हबीबा ने कहा कि जो कोर्सेज हमने सीखे हैं उसकी एप्लीकेशन को करना, लेकिन हम लाइफ लॉन्ग लर्निंग की बात कर रहे हैं ना। लर्निंग को इंश्योर करने का लेवल टू क्या हो सकता है? मेरे हिसाब से लेवल टू ये होगा कि आपने ऑनलाइन फोरम्स के अंदर डिस्कशन में हिस्सा लिया। देखो अभी क्या हो रहा होता है, अभी तो आप चीज को समझ ही रहे हो कि लेवल वन होता है, ऐसा है या नहीं? लेवल टू में जाके आप डिस्कशन में हिस्सा ले रहे हो, आप दूसरों को बता रहे हो, दूसरों को अपना एक्सपीरियंस बता रहे हो, उनका एक्सपीरियंस समझ रहे हो, कि लेवल टू में आता नहीं आता। तो खुद देखो, जब तुम्हें किसी चीज की नॉलेज नहीं होती तो क्लास में क्या होता है, कोई सवाल पूछो, तुम लोग गर्दन हिलाते हो, शर्माते हो, घबराते हो, ऐसा है ही नहीं। लेकिन जब तुम्हें उसकी नॉलेज एक दफा हो जाती है, तुम बकायदा उसके अंदर अपना फीडबैक देने लगते हो, सवाल उठाने लगते हो, ऐसा नहीं सर ऐसा होता है, सर मेरा एक्सपीरियंस ऐसा हुआ था, सर मैं स्कूल में पढ़ा रहा था, पढ़ा रही थी, तो मैंने ये चीज देखा, मैंने वो चीज देखी, ऐसा है या नहीं? ये लेवल टू में आता है। ओके, और लेवल थ्री में क्या आएगा? क्रिएटिविटी को ध्यान में रखना। हलीमा क्या कह रही है? लेवल थ्री के अंदर जाके आपने रिसर्च की मदद से, अपने ब्लॉग की मदद से अपने नए आइडियाज को लेकर आना शुरू किया। जैसे सैमर वाले भाई थे, सैमर वाले भाई का जो फ्रेमवर्क कहाँ से आया, उनकी वेबसाइट, उनके ब्लॉग से आया। अब आप उस स्टेज पर आ गए हैं कि अपनी चीजों को क्रिएट कर रहे हैं, अपने लाइफ लॉन्ग लर्निंग के लिए अपने आइडियाज को लेकर आ रहे हैं, और उस पर लोगों से बहस कर रहे हैं कि मेरे जहन में ये फ्रेमवर्क आ रहा है, मेरे जहन में ये तरीका आ रहा है, मेरे जहन में ये मेथड आ रहा है। तीनों लेवल हो गए। लाइफ लॉन्ग लर्निंग के अंदर लेवल वन के अंदर आपने ऑनलाइन कोर्सेज किए, आपने वर्कशॉप अटेंड किए, आपने वेबिनार्स अटेंड किए, सेमिनार्स अटेंड किए। लेवल टू के अंदर आपने जो है अब उसको इंश्योर करने के लिए, अपनी लाइफ लॉन्ग लर्निंग को इंश्योर करने के लिए आप फॉरम्स वगैरह पार्टिसिपेट कर रहे हैं, लोगों से डिस्कस कर रहे हैं, सेमिनार में आप जाके स्पीच कर रहे हैं, आप वर्कशॉप करा रहे हैं। हम सीखते हैं ना पढ़ा के, ऐसा है या नहीं? तो आपने खुद वर्कशॉप पे आने लगे, आपने कहा जी मैंने ब्लॉगिंग सीख ली, अब मैं बच्चों को वर्कशॉप कराऊंगी ब्लॉगिंग के ऊपर, ताकि मैं सीख सकूं, मैं पढ़ा के सीख सकूं। ये लेवल टू हुआ नहीं हुआ? और लेवल थ्री के अंदर जाके आप अपनी चीजों को क्रिएट कर रहे हैं, अपने आइडियाज, अपने फ्रेमवर्क को लेकर आ रहे हैं। एडवांस लेवल हुआ नहीं हुआ? ठीक। अब हमने कौन कौन से एरियाज कर लिया, हमने पॉलिसी का एरिया कवर कर लिया, अपने करिकुलम का एरिया कवर कर लिया, अपने टेक्नोलॉजी का एरिया कवर कर लिया, और साथ ही साथ हमने आपका लाइफ लॉन्ग लर्निंग को भी कवर कर लिया। आयशा बैठ जाओ। देखो ये जो कोर्स है ना हमारा, जो पेपर में सवाल आएगा वो भी कुछ इसी तरीके से आएगा। ये तमाम एरियाज पहले से दिए हुए होंगे, उनके लेवल्स दिए हुए होंगे, लेकिन उनके टेक्निकल नाम दिए हुए होंगे। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल आखिरी वाला लेवल क्या लिखा होगा, नॉलेज क्रिएशन।
सेकंड लेवल क्या होगा, नॉलेज डीपनिंग। और पहला लेवल क्या होगा, नॉलेज एक्विजिशन। तो यहाँ पे ये ध्यान में रखना भाई, लेवल 1 था बिगिनर, लेवल 2 था इंटरमीडिएट, लेवल 3 था एडवांस। टेक्निकल वर्ड होगा। सवाल मेरा ये आएगा कि लेट्स से टेक्नोलॉजी का जो लेवल 3 है उसके एग्जांपल्स दो। अभी तक जो मैंने एग्जांपल्स दिए आपके क्लासरूम से दिए ना, आप भी तो दे सकते हो उस वक्त। ओके, या सवाल आ जाएगा लाइफ लॉन्ग लर्निंग के लेवल 1 की एग्जांपल दो। अब उस वक्त तुमने अगर ये लिख दिया लेवल 1 में कि वर्कशॉप कराना, तो जवाब सही होगा गलत होगा? अटेंड करना, बिल्कुल। यार मुझे जो अब तक की मालूमात है कि हमारी जो ये फ्राइडे तक की लास्ट क्लासेस हो रही हैं, उसके बाद नेक्स्ट वीक में क्लासेस नहीं है, जो मुझे अभी तक पता है। अब एक्चुअल जो अनाउंसमेंट होगी वो बाद में ही होगी। बहरहाल हमने अपने तमाम टॉपिक्स को आज ही इसी में कवर करना है। और मेरी कोशिश, जैसे मैंने पहले भी बताया था, अगर आप लोगों ने देखा हो, टी पैक और सैमल के ऊपर भी नोट्स मौजूद हैं, और इंशाल्लाह आज या कल में यूनेस्को के भी नोट्स उसमें आ जाएंगे। कोई भी सवाल है, कोई भी कंफ्यूजन हो, वेबसाइट वगैरह की मदद से उसको समझने की कोशिश करो। फायदा बैठ जाए। और इसके अलावा आप लोग के क्विज के अंदर अटेंडेंस में कोई भी प्रॉब्लम है तो उसको इसी वीक में रिजॉल्व करवा लो। नेक्स्ट वीक तक लेकर मत जाओ। नेक्स्ट वीक आई डोंट नो कि हमारी फिर मुलाकात हो सके या ना हो सके। 7 से एग्जाम अगर स्टार्ट हो रहा है तो उस मौके पे आप लोग के पास इतना टाइम नहीं होगा। अटेंडेंस सबकी मैंने शेयर कर दी है। कोई भी अटेंडेंस में किसी को इशू आ रहा है, किसी और टीचर में क्विज वगैरह में मसला आ रहा है, कुछ भी है, तो अभी इसी वीक के अंदर उसको रिजॉल्व करवा लो। ठीक है, मेरी कोशिश होगी कि फ्राइडे के दिन में कोई एक्स्ट्रा क्लास लूँ, कोशिश मेरी होगी। देखते हैं क्या। फ्राइडे को ऑफ है, ओके। बहरहाल कोशिश करें, अगर कोई एक्स्ट्रा क्लास अरेंज हो जाती है तो मुझे बिल्कुल लाजमन बताएं। मेरे पास अब जो मैंने बस एक टॉपिक कवर करना है एलएमएस का, उसके बाद मैं एग्जाम के हवाले से बात करूंगा, एग्जाम की टिप्स वगैरह के हवाले से बात करूंगा। तो बहरहाल एक्स्ट्रा क्लास हो रही हो तो मुझे बताइएगा, ताकि हम जो भी आप लोग कंफ्यूजन वगैरह हैं उसको रिजॉल्व कर सकें। कल एक स्टूडेंट ने आके मुझसे सवाल पूछा था, ब्लेंडेड लर्निंग वर्सेस हाइब्रिड लर्निंग। बहुत अच्छा सवाल था, लेकिन उन सवालात को हमें क्लास में डिस्कस करने का मौका नहीं मिल पा रहा। क्यों? क्योंकि हमारे पास हमें क्लासेस नहीं मिल रही, वक्त नहीं मिल पा रहा। तो ये आप लोगों का काम है कि अगर आप लोग के पास एक्स्ट्रा क्लासेस हैं, टीचर नहीं है, तो मुझे बताएं, मुझे कॉल करें, मैं यहाँ पे आके आप लोग के उन टॉपिक्स के ऊपर क्लास ले सकूं। थैंक यू। तो अभी किसी पीरियड था ये? तो फिर मैंने क्या किया?